बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अर्थशास्त्र बी द्वितीय वर्ष के बारे में और मॉडल पेपर हो गए 2022 का। ओके, पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात पेपर 2 में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, उन पर फोकस रहेगा और किस तरीके से आप में प्रश्न आएंगे उन सभी तरीकों के बारे में। अर्थात आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि आखिरकार पेपर 2 से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पेपर का नाम आपके क्या है? पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। क्या नाम है? पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपके पेपर का नाम है। और एक प्रकार से हल मॉडल पेपर होगा, अर्थात आपके इसी वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्न के उत्तर को आपको कैसे लिखना है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले 2021 वाले मॉडल पेपर अगर आप लोगों ने नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, चलिए, और पेपर 1 का मॉडल पेपर मतलब देख लीजिए आप, जो प्रश्न मॉडल पेपर में बताए गए थे वो आए हुए हैं, आप देख सकते हो पेपर। ठीक है, पेपर हमने आपके समझ दे दिया है। देखिए, बी द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पेपर 2 लोक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आपके में हो सकता है पब्लिक फाइनेंस ही हो या फिर इसी प्रकार से, अगर इनमें से कुछ भी शब्द आपके मिल रहा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पेपर के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आइए, पेपर आपका 3 खंडों में बटा होता है, खंड आ, बा और सा। अब सबसे पहले हम खंड आ के बारे में चलेंगे। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थात लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न 50 शब्दों में उनको करने होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, प्रत्येक भाग का उत्तर आपको देने होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहले का पहला देखेंगे, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बजट का महत्व बताइए। बजट का क्या महत्व है, बजट होता क्या है, इसके बारे में आप जानिए। पहले तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है फिंड सिराज, और फिंड सिराज जो है बजट की परिभाषा बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं, तो उन्हीं की परिभाषा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा। तो ये फिंड सिराज महोदय कहते हैं कि बजट आय तथा क्या जो व्यय होती है, अर्थात जो आपकी आय यानी इनकम जो होती है, अर्थात जो व्यय यानी खर्च जो आपका होता है, उसी का क्या होता है? वार्षिक विवरण होता है। एक साल का पूरा क्या होता है? विवरण होता है। क्या? बजट। तो क्या कहा फिंड सिराज महोदय ने? कहा कि बजट आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण होता है जो सरकार के द्वारा अनुमानित व्ययों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। अर्थात एक साल के अंतर्गत कितना व्यय करेंगे, हम क्या करेंगे, कितना हमको व्यय करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक साल के जो है निर्माणक जो है चीज़ों को बनाते हैं, अर्थात एक तरीके से एक शेड्यूल फिक्स करते हैं का ये इतना पैसा इधर को खर्च करना है, इतना उधर को, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए जो एक प्रकार से व्यवस्था करती है, उसी व्यवस्था को बजट कहा जाता है आम भाषा में, जो कि आय और व्यय का क्या होती है? वार्षिक विवरण होती है। ये बात फिंड सिराज कहते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि महत्व बताइए। अच्छा, और एग्जाम्स में कैसे आपसे प्रश्न पूछा आता है? एग्जाम्स में आपको देगा केवल बजट लिख देगा, एग्जाम्स में केवल क्या करेगा? बजट लिख देगा। अब बजट लिख करके फुल स्टॉप लगा देगा। अब उसमें चाहे आप बजट की परिभाषा लिखो, चाहे अर्थ लिखो, आपसे ही पूछाएगा, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक परिभाषा तो मेंशन करना आपकी अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो बजट क्या है? बजट का मतलब समझ गए, आय और व्यय का क्या होता है? एक मसौदा, एक विवरण होता है जो कि वार्षिक स्तर पर होता है, ठीक, और सरकार के द्वारा अनुमानित व्ययों को पूरा करने के लिए ये प्रस्तुत किया जाता है। आप देखेंगे संसद भवन में। चलिए, तो बजट का महत्व क्या क्या है, आइए हम इसको समझते हैं भाई। बजट का महत्व क्या क्या है हम इसको समझ लेते हैं, बड़े आसानी से समझेंगे एक एक मुद्दे को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ को जो है समझने में परेशानी ना हो आपको। तो बजट का महत्व क्या है, आप पहला महत्व इसका लिखेंगे। पहला महत्व क्या है मेरे भाई? पहला महत्व है कि आर्थिक नियोजन में सहायक होता है। क्या? बजट जो होता है वो आर्थिक नियोजन माने होता है आयोजन, अर्थात अर्थतंत्र को एक प्रकार से सिक्योर करने के लिए, या फिर कहाँ पर हम को पैसे खर्च करना है, इसमें इसका जो शेड्यूल फिक्स करने में क्या होता है? सहायता प्रदान करता है बजट। समझ में आ गई? यानी जो आर्थिक मामले होते हैं, यानी पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होना, कैसे खर्च होना है, ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो आर्थिक नियोजन में सहायता कौन प्रदान करता है? बजट करता है। इतनी बात समझ में आ गई।
दूसरी बात क्या लिख देंगे, अगर बजट का महत्व पूछा जाएगा तो क्या लिखना है आपको, लिखना है कि सामाजिक कल्याण कार्यों में वृद्धि करता है कौन, बजट करता है भाई। क्या करता है, बजट जो होता है वो सामाजिक कल्याण में, जो सामाजिक कल्याण के यानी जो सोशल वेलफेयर के कार्य होते हैं उनके कार्यों में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, अर्थात वृद्धि करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा इसका महत्व ये है, तीसरा महत्व क्या है भाई, तीसरा महत्व उसका ये है कि आर्थिक नियंत्रण का क्या है, ये साधन है। अर्थतंत्र पर या फिर आर्थिक नियंत्रण कैसे रखना है, इसका एक प्रकार से अगर साधन बोले तो बजट को बोल सकते हैं। ओके, चौथी बात इसके, चौथा महत्व उसका ये है कि आर्थिक स्थिरता का साधन है। क्या बजट जो होता है वो आर्थिक स्थिरता का साधन होता है। वही पांचवी बात, अगर इसकी पांचवें महत्व के बारे में बात की जाए तो ये पांचवा महत्व आप लिखेंगे कि सरकार के क्रियाओं की जानकारी जो प्राप्त जो है करवाता है, वो कहीं ना कहीं पे कौन करवाता है, वो बजट के द्वारा ही प्राप्त होती है। अर्थात सरकार के क्रियाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है किससे, बजट से। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो है महत्व इसके हमने बता दिए। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी, कोई भी मुद्दा आपसे छूट करके एग्जाम्स में नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछेगा। दूसरा प्रश्न क्या है, लोक वित्त या फिर सार्वजनिक वित्त, दोनों का मतलब एक होता है। एक होता है लोक वित्त, एक होता है निजी वित्त। निजी माने होता है पर्सनल और लोक माने क्या होता है, पब्लिक। ठीक है, तो जब पब्लिक पर सरकार के द्वारा व्यय होता है कोई, तो उसी को क्या कहते हैं, उसके द्वारा जो रुपया पैसा लगता है उसको हम लोक वित्त कहते हैं। लेकिन जब किसी निजी क्षेत्र में कोई पूंजीपति व्यक्ति है या फिर हम खुद हैं, मतलब कि कोई पर्सनल व्यक्ति अपने कार्यों के लिए कोई पूंजी निवेश करता है या फिर कुछ करता है, तो वो आपका जनरली क्या बोला जाता है, उसको निजी बोला जाता है। तो आपसे पूछ रहा कि लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त क्या होते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे कि लोक वित्त जो होता है ना भाई, वो आर्थिक सिद्धांत की उस शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। किस शाखा का करता है, ऐसी शाखा का प्रतिनिधित्व करता है लोक वित्त जिसका उद्देश्य राज्य के द्वारा आय प्राप्त करने और व्यय करने से क्या होता है, संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करना होता है लोक वित्त का मतलब। ओके, तो लोक वित्त आर्थिक सिद्धांत की उस शाखा का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सरकार के द्वारा आय प्राप्त करने और व्यय करने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करना होता है। और इसके साथ ही साथ आप लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं जैसे कि केंद्र सरकार हो गई या फिर स्थानीय सरकार आपकी कोई हो गई, इनके द्वारा या फिर इनको वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है करते हैं। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, उनकी वित्तीय चीज़ें क्या क्या हैं, तो उनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। ये लोक वित्त हो गया। अगर अन्य शब्दों में बोले तो बजट, इसके बारे में लोक वित्त के बारे में एक लाइन की परिभाषा आप सुनिएगा। परिभाषा आप लिखेंगे कि लोक वित्त अथवा राजस्व वर्तमान शासन तंत्र की वित्तीय क्रियाओं का क्या होता है, अध्ययन होता है। बस इतना से। ओके, तो ये हो गया आपका लोक वित्त या फिर सार्वजनिक वित्त। अगला प्रश्न आपके समझ है, सार्वजनिक एवं निजी वस्तुओं के कोई 4 उदाहरण दीजिए। निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु होती क्या है, सार्वजनिक वस्तु अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त जो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी पक्षपात के निःशुल्क रूप से या फिर बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध होती रहती हैं। तो इस प्रकार की वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। जबकि बात की जाए निजी वस्तुओं की, तो निजी वस्तुएं जो होती हैं वह ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि विभाज्य होती हैं, अर्थात जिनके उपयोग करने वाली होती है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग से समाज के कुछ व्यक्तियों को वंचित भी किया जा सकता है, केवल खास व्यक्तियों को चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपका निजी वस्तुएं होती, पर्टिकुलर चीज़ यानी कि कोनो व्यक्ति का पर्सनल कोनो चीज़ है, ठीक। और कोई सार्वजनिक चीज़ है कि सभी लोगों को वही मिल रहा है, तो सामाजिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिससे समाज का कल्याण होता है और सभी के लिए बराबर भागों में होती हैं, ठीक है, सभी का उस पर बराबर अधिकार होता है। लेकिन जो निजी वस्तुएं होती हैं उस पर कुछ वर्ग का या फिर कुछ व्यक्तियों का ही विशेषाधिकार होता है, सभी व्यक्तियों का बराबर अधिकार नहीं होता है। स्तरीकरण के हिसाब से किसी का ज़्यादा अधिकार है तो किसी का कम अधिकार है, ठीक है। तो ये आपकी निजी वस्तु समझ में आ गई आपको और सार्वजनिक वस्तु समझ में आ गई।
अच्छा, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताओं को अगर कभी पूछे तो सार्वजनिक वस्तुओं की कई सारी विशेषताएं, जैसे कि सार्वजनिक वस्तुएं अविभाज्यता प्रदर्शित करती है, मतलब कि ये अविभाज्य होती हैं, ये विभाज्य नहीं होती हैं। जबकि आप देखेंगे तो ये वस्तुएं जो होती हैं विभाज्य होती, निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं, जबकि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं अविभाज्य होती हैं। ओके, और ये घटती हुई औसत लागत है एक प्रकार से, इसकी औसत लागत क्या होती है, घटती रहती है सार्वजनिक वस्तुओं की। निजी क्षेत्र की असमर्थता इसकी एक विशेषता होती है सार्वजनिक वस्तुओं की। और जो है सीमांत लागत जो है इसका क्या होता है, शून्य अथवा अति न्यून होता है, कम होता है किसका, सार्वजनिक वस्तुओं का। जबकि जो निजी वस्तुएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये विभाज्य होती हैं। जो है अविक्रय बाध्यताओं को अनदेखा किया जाता है इसमें। और जो है अपवर्जन सिद्धांत लागू होता है यहाँ पर। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण वस्तु की जो है बाजारी कीमत जो होती है तथा जो उत्पादन लागत होती है उसके आधार पर की जाती है। तो इस प्रकार से निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच में आपको ये अंतर तो समझ में आ गया। अंतर के साथ साथ हमने क्या बताया, इनकी दोनों की परिभाषाओं के बारे में बता दिया। अब पूछ क्या रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कोई 4 उदाहरण बताए और निजी वस्तुओं के। तो पहले सार्वजनिक वस्तुओं के 4 उदाहरण को समझ। सार्वजनिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। पहला सार्वजनिक वस्तु रेडियो। रेडियो पर कौन मंत्री का लड़का होगा वो भी वही न्यूज़ सुन पाएगा, और अगर आप हैं तो आप भी वही न्यूज़ सुन पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पर मोबाइल आप लिए, मोबाइल पर ऐसा नहीं कि जो कौन न्यूज़ चैनल आ रहा है तो उस पर अंजना ओम कश्यप जी कोई दूसरा न्यूज़ बता रही है, और कोई मंत्री का टीवी है उस पर दूसरी न्यूज़ बता रही हैं, ऐसा तो होगा नहीं। आप पर भी जो है वही न्यूज़ आएगा, और जो है किसी बड़े लोगों पर भी वही न्यूज़ आएगा, चाहे प्रधानमंत्री जी की टीवी हो, मतलब किसी भी व्यक्ति के जो है जो यंत्र है उनका, जैसे रेडियो है तो उस रेडियो पर वही चीज़ें आएंगी। तो पहला क्या होगा आपका रेडियो, दूसरा क्या दूरदर्शन आप लिख सकते, तीसरा सड़कें, और चौथा पुल। ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। सड़कों का उपयोग आप भी उतने करते हो जितना कोई बड़ा लोग करता है, या सड़कें हैं उनका उपयोग आप सभी लोग बराबर मात्रा में करते हो। तो ये सब क्या हैं, ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। बात की जाए निजी वस्तुओं की, तो निजी वस्तुओं में जैसे कि टैक्सी हो गई आपकी, ये निजी वस्तु है टैक्सी। रेफ्रिजरेटर हो गया, यानी कि जो है फ्रिज वगैरह होती है, ये क्या है, ये सब आपकी जो है निजी वस्तुएं हैं। रेडीमेड शर्ट आप कोई पहने तो वो आपकी निजी वस्तु है। एयरलाइंस के विमान जो हो गए ये भी निजी वस्तुएं यानी प्राइवेट सेक्टर के। तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, निश्चित तौर पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष में देख ले, जो है चौथा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। इसके उत्तर को देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कर के प्रमुख उद्देश्य बताइए। कर के प्रमुख उद्देश्य बताइए। कर क्या है भाई, कर के बारे में अगर बताएं तो कर को परिभाषित करते हुए एक व्यक्ति हैं डाल्टन, और डाल्टन महोदय कहते हैं कर की परिभाषा को देते हुए, क्या कहते हैं भाई डाल्टन कह रहे हैं कि कर जो होता है किसी सार्वजनिक अधिकारी, समझ रहे हैं ना, सार्वजनिक वस्तुओं का जो मालिक होता है सार्वजनिक अधिकारी होता है, आपको पता ही होगा। तो सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है क्या, कर। किसके ऊपर, सार्वजनिक व्यक्तियों पर। और उसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, और इसे कानूनी अपराध की सज़ा के रूप में नहीं लगाया जाता है। मतलब ये कोई सज़ा नहीं है, ये सभी लोग जो सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं या फिर जो भी एक प्रकार से भारत में रह रहे हैं या फिर ज़्यादा पैसे कमा रहे, कहीं ना कहीं पे सरकार के जो है कार्यपालिका के सदस्यों के कहीं ना कहीं पे उनके जो है निगरानी में, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, और ज़रूरी भी है चूँकि इस देश टैक्स वगैरह से ही तो चलता है। पूछा गया कि कर के प्रमुख उद्देश्य बताइए। कर की विशेषताएँ भी कई सारी होती हैं, जैसे कि कर जो होता है एक अनिवार्य अंशदान होता है, सभी को देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर दूसरी विशेषता इसकी ये है कि कर जो होता है वो विशेष लाभ के बदले में भुगतान नहीं किया जाता है, कि विशेष लाभ आपको होगा तो आप भुगतान करेंगे, नहीं। आप अगर जो है ज़्यादा पैसे कमा रहे हो या फिर आप जैसे कुछ सब हर व्यक्ति टैक्स पे करता है, जैसे आप जो है 10 रुपये की मान लेते हैं कि चिप्स खाते हैं, कोई 5 रुपये की चिप्स खाते हैं तो उस पर भी आप जो है कर दे रहे हो। अब वो लागत मूल्य उसका 3 रुपये कुल मिला करके होगा। अब 1 रुपये उसमें से टैक्स मान लेते हैं और 1 रुपये मान लेते हैं उसका जो इनकम वगैरह यानी कि उसकी जो प्रॉफिट है कंपनी वाले की वो, तो ये कहीं ना कहीं पे आपने जो है अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स पे किया। जनता ही टैक्स, सारे के सारे वहन जनता ही करती है, लेकिन कमाता कौन है, कमाता पूंजीपति लोग हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं सरकार को, और हम लोग ही तो खरीदते हैं उसको, कि और दूसरा कोई आता खरीदने नहीं ना। आप देखेंगे आजकल जो है
हर एक क्षेत्र में प्रचार का साधन बन चुका है, हर जगह पर प्रचार हो रहा है, इसका प्रोडक्ट का प्रचार हो रहा है। क्यों प्रचार कर रहे हैं कंपनी वाले लोग, क्यों इतने पैसे फूंक रहे हैं? आप अभी हाल फिलहाल में देखेंगे वो जो है विमल की इलायची का प्रचार वो हुआ था, और उसके 3 सुपरस्टार आपको पता होगा, अजय देवगन और शाहरुख खान जी और उसके बाद में अक्षय कुमार साहब। तो ये तीनों लोगों ने क्या किया भाई, प्रचार किया किसका, बोलो जुबा केसरी विमल का। अब आपने देखा होगा कि उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, फैंस लोग नाराज़ हुए, अक्षय कुमार ने माफ़ी भी मांगी। तो ये आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे जो कंपनी होती हैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती हैं, क्योंकि फेमस होगा विमल, अब फेमस होगा विमल का हर प्रोडक्ट आपको सभी लोगों को पता होगा। क्या ज़रूरी है कि हाँ मतलब वो बहुत दिमाग लगाया होगा जिसने ये प्रचार किया होगा। चलिए, हालांकि उस पर बात नहीं करते हैं ना, मेरा मकसद किसी कंपनी को बढ़ावा देना था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतने बड़े ऑफर किसी के पास, हम लोगों के पास थोड़ी ना आते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार के पास जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। वैसे मैं ज़्यादा ये सब मतलब कि आते हैं 2-3-4 जैसे कंपनी वाले, जैसे गेमिंग चैनल के बहुत ज़्यादा आते हैं कि गेम जो ऐप बनते हैं ना गेम वाले, उससे बहुत ज़्यादा ऑफ़र आते हैं कि सर जी जो है आप जो है अपने चैनल पर गेम के बारे में बता दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आपको इतना पैसा पे करेंगे। ये हम कह नहीं भाई, गेम वगैरह कहाँ बताएंगे इतना ज़्यादा, तो सीधा बहुत लोगों को मैंने मना किया है। चलिए आगे क्या था प्रश्न आपका, कर के प्रमुख उद्देश्य। कर के प्रमुख उद्देश्य क्या, पहला उद्देश्य इसका ये है, कर का क्या उद्देश्य है कि आय प्राप्त करना। सबसे पहली बात है, कर का उद्देश्य क्या है, आय प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है कि समाज में धन की उपसमानता कम करना, यानी कि जो समाज में जो असमानता फैली हुई है धन की, वो बराबर हो कहीं ना कहीं पे, जो धनी लोग हैं उनसे टैक्स लेकर के, और जो गरीब है कहीं ना कहीं पे उनके जो है विकास के हेतु वो आगे बढ़ सके, उनके लिए किया जा सके। तो ये चीज़ है। ओके, वहीं जो है तीसरी चीज़ ये है, इसकी तीसरी क्या है भाई, उपभोग पर रोक लगाना। क्या, उपभोग पर रोक लगाना। ठीक है, चौथा इसका उद्देश्य क्या है, आयात निर्यात पर रोक लगाना। पांचवा उद्देश्य इसका क्या है, कर का राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। छठवां उद्देश्य इसका क्या है कि जो मुद्रा प्रसार है उसको भी नियंत्रित करना, ये कर का उद्देश्य है। ओके, मुद्रा प्रसार यानी मुद्रा का मार्केट में क्या हो, मुद्रा कम हो ज़्यादा ना हो, इसको रोकने के लिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे, पांचवा प्रश्न देखिएगा, लोक व्यय का क्या महत्व है। लोक व्यय का क्या महत्व है भाई, लोक व्यय क्या होता है, लोक व्यय क्या होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। लोक व्यय क्या होता है, अच्छा एक होती, चलिए अच्छा लोक व्यय के बारे में बता दे रहे हैं आपको। लोक व्यय क्या होता है भाई, तो लोक व्यय आपसे पूछा गया है ना, क्या पूछा गया कि लोक व्यय का महत्व बताइए। तो पहला महत्व इसका ये लोक व्यय, वैसे बता दूं आपको कि केंद्रीय, राज्य अथवा कोई स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार हो, कोई राज्य सरकार हो, या फिर कोई स्थानीय सरकार हो, इन तीनों के द्वारा या फिर एक एक के द्वारा, किसी प्रकार के इन तीनों सरकारों में से किसी एक के द्वारा किए गए मतलब किए जाने वाले जो व्यय होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लोक व्यय कहते हैं। चूँकि सरकारें जो होती हैं सभी लोगों के लिए करती, पब्लिक व्यय करती हैं, तो इसीलिए उनके द्वारा जो की गई व्यय होती, खर्च होता, उसी को हम लोक व्यय, लोक खर्च कहते हैं। ठीक, लोक व्यय के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं, मतलब मुख्य रूप से क्या और सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं आपको 2 बताऊंगा। पहला उद्देश्य तो ये कि आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध एवं नियमन करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है कि देश में शांति को बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना, और न्याय व्यवस्था जो है उसको अच्छे तरीके से जो है जारी रखना, ताकि न्याय लोगों को मिल सके। ओके, तो ये हो गई चीज़ें। अच्छा, अब प्रश्न क्या था आपका कि लोक व्यय का महत्व क्या है। पहला महत्व लोक व्यय का ये है कि लोक व्यय जो होता है आर्थिक विकास एवं नियोजन में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरी बात, इसकी दूसरा महत्व ये है कि आय तथा संपत्ति के वितरण की असमानताओं की कमी होती है, किससे, लोक व्यय से। तीसरी बात, तीसरा महत्व इसका ये है कि आर्थिक अस्थायित्व प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आर्थिक अस्थायित्व प्राप्त होता है। और चौथी इसकी महत्व इसका ये है लोक व्यय का कि अविकसित एवं जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास किया जा सके। ठीक है, तो अविकसित या जो पिछड़े इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनका विकास किया जा सके, ये लोक व्यय का क्या होता है, कहीं ना कहीं पे महत्व है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई आप सभी लोग। छठवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि दो या दो से अधिक राज्य, ठीक है, क्या होता है भाई, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उसको प्रतिष्ठित करने वाले प्रतिष्ठित सिद्धांत को विधिवत रूप से प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो प्रोफेसर रिकार्डो को जाता है। और तो अंतर्राष्ट्रीय हमने क्या बोल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे तो क्या बताएंगे, तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार की, या फिर जो होने वाले जो व्यापार होता है, तो क्या दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। अब दो या दो राष्ट्रों के बीच में आयात हो रहा हो, चाहे निर्यात हो रहा हो, चाहे किसी प्रकार का आयात निर्यात समझ, चाहे विनिमय, मतलब कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में या देशों के बीच में क्या होता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, हम कुछ वस्तु लेते हैं उनसे और उनको कुछ वस्तु देते हैं उसके बदले में, तो ये एक प्रकार से एक्सचेंजिंग की प्रक्रिया होती है। और इसी प्रक्रिया को खास करके हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जब दो देशों के बीच में खास करके होती तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर दो राज्यों के बीच में होती है किसी देश के अंदर तो उसको हम एक प्रकार से राष्ट्रीय बोलते हैं व्यापार, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि लाभ बताइए इसके। तो पहला लाभ ही तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि पहला लाभ क्या होता है भाई, पहला लाभ ये होता है कि प्रादेशिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का क्या होता है, लाभ मिलता है इसका। जो प्रादेशिक आपका जो ऐसे कि जो क्षेत्रीय स्तर पर आपका श्रम है उसका आपको लाभ मिलता है और उसका विशिष्ट लाभ कहीं ना कहीं पे आपको मिलता है। तो दूसरी बात ये विशिष्ट माने ज़्यादा थोड़ा सा। दूसरा इसका लाभ ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, बाजार के क्षेत्र का क्या होता है, विस्तार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाजार का क्षेत्र क्या होता है, मार्केट का जो एरिया होता है विस्तृत होता है, बड़ा होता है। तीसरी बात इसकी ये होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि उत्पादन विधि में क्या होता है, सुधार होता है। चौथी इसका लाभ ये होता है, चौथा लाभ क्या होता है भाई, चौथा लाभ इसका किसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौथा लाभ होता है क्या कि आय और रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और पांचवा इसका लाभ ये होता है, पांचवा लाभ क्या होता है कि उपभोक्ताओं को लाभ, उपभोक्ताओं को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ये इतने लाभ हो गए इसके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ हानियाँ भी, जैसे कि हानि में विदेशी निर्भरता में वृद्धि हो जाती है, ये हानि है एक प्रकार से। खनिज पदार्थों की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय अगर व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमारे देश की जो खनिज है वो दूसरों को देना पड़ेगा, दूसरे देश की खनिज को लेना भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पे खनिजों के आदान प्रदान से खनिजों की मात्रा कम होगी, चूँकि वो बनेंगी तो थोड़ी ना दूसरी, तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो भाई, व्यापार की शर्तों का सूत्र लिखिए। व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या होता है भाई, व्यापार की शर्त क्या होती है, तो जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं से होता है उसे व्यापार की शर्तों के नाम से हम लोग जानते हैं। अब व्यापार की शर्तों का सूत्र क्या होता है, व्यापार की शर्त बराबर क्या होता है, आयात का कुल मूल्य, यानी कि आयात माने क्या होता है, आयात माने खरीदना, तो आयात का कितना मूल्य है और निर्यात का कितना मूल्य है, पूरा का पूरा, तो आयात का कुल मूल्य बटे निर्यात का कुल मूल्य, ओके, बराबर व्यापार की शर्त। यानी कि आयात का कुल मूल्य मतलब कि मान लेते 100 रुपये आयात का कुल मूल्य है, ठीक है, और 50 रुपये निर्यात का कुल मूल्य है, तो 50 दूना 100 यानी कि 2 रुपये आपका क्या निकल आया, व्यापार की शर्त 2 निकल आया, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। बात की जाए भुगतान संतुलन की तो क्या होता है भुगतान संतुलन, मतलब होता है कि जब लिखेंगे आप सभी लोग कि जब किसी देश के सभी आयातों या निर्यातों तथा सेवाओं एवं देश विदेश से आर्थिक स्थितियों को मूल्यों में जो है दर्शा करके संपूर्ण जो विवरण होता है उसको प्रकट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। तो भुगतान संतुलन में क्या होता है कि एक समय अवधि में, एक ही समय काल में एक ही देश के द्वारा किए गए सभी मौलिक जो लेन देन होते हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर के या फिर जो भी लेन देन होते हैं, छोटा लेन देन होता है, जो भी लेन देन हो जो या तो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, उन्हीं को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, यानी दर्शाया जाता है, ओके। एक व्यक्ति हैं बेनहम, और बेनहम महोदय कहते हैं कि एक देश का भुगतान संतुलन जो होता है एक निश्चित काल के भीतर, यानी एक निश्चित समय के अंदर उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का क्या होता है, लेखा होता है। तो एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित समय के भीतर
उसके शेष विश्व यानी कि उसका जो बाद वाला जो जितना भी विश्व यानी कि देश और बच रहे हैं उसके साथ मौद्रिक सौदों का लेखा, एक प्रकार से लेखा माने क्या होता है उसका एक प्रकार से विवरण। ओके, तो आप लोगों ने देखा क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। तो ये संतुलन से के बारे में हमने बताया। बेनहम महोदय ने क्या कहा, बेनहम महोदय ने कहा है इसको लेकर के, क्या बता रहा था मैं, भुगतान संतुलन के बारे में बता रहा था। तो बेनहम महोदय कहते हैं कि एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित समय के अंदर, ठीक है, समझ में आ रही ना, एक निश्चित समय माने कि एक समय में, उसी समय जिस समय में भुगतान संतुलन देखा जाता है, तो किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित समय के अंदर, उसके बाद में यानी कि उसी देश के बाद में जितने भी देश बच रहे हैं देश के, उसके विश्व के जितने भी देश बच रहे हैं उनका जो मौद्रिक सौदा होता है, उनका लेखा जोखा जो होता है यानी कि जो विवरण होता है, उसी का कहीं ना कहीं पे वही होता है आपका भुगतान संतुलन। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो आगे बढ़ा जाए फिर भाई, चलिए कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न दिखाया जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया कि भारत में केंद्र सरकार के आय के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। भारत सरकार में केंद्र सरकार के आय के 4 प्रमुख स्रोत यानी कि केंद्र सरकार जौन है वह का 4 स्रोत माने होते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकत है भारत सरकार। तो भारत सरकार में भैया कौन कौन इस चीज़ है जहाँ से पैसा आवत है, फटाफट से अगर क्यों पता है तो बताओ। तो आय केंद्र सरकार के पास कहाँ से मिलते भाई, पहला लिखो आप सब लोग, पहला लिखिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, और जो लोग कमेंट में बात कर रहे हो भाई ना, मुझे पता है एक पता नहीं कौन इल्बिस करके है उसका जो है ये कौन सा ना इल्बिस, और पता नहीं दो तीन और उसी में पता नहीं अंचेक पंचा नाम है, उस समझ में नहीं, आर्यन एक है और 4-6 लोग हैं। ऐसे दिन भर जो बातें किया करते हो ना कि उसी पे बात करके ऐसे लिखेंगे कमेंट में, उसके बाद में फिर डिलीट कर देंगे, और फिर उसके बाद में सोचेंगे कि सर जी नहीं देख रहे हैं। भैया सर जी जो आपकी उम्र पे थे तो और ज़्यादा जो ऐसे समझ रहे हो ना, तो ये सब यार करो, छुप छुपा के करो, ऐसी ज़रूरी नहीं कि दिखा करके करो, जाओ अलग करो जहाँ करना है, बाकी यहाँ पे मत आओ ना इतना ज़्यादा अगर परेशान करना है। वही बात ऑफलाइन बैच में होती तो ठीक रहता। चलिए तो भाई भारत में हटाओ बात को और बातचीत ना करो भाई, नहीं हम एक दिन संपूर्ण ब्लॉक मार देंगे। संपूर्ण ब्लॉक का मतलब समझ रहे हो ना कि एक बार ब्लॉक करने के बाद दोबारा चैनल पर आप जुड़ ही नहीं पाओगे। लाइव क्लास तो बात ही छोड़ दो, आप जुड़ ही नहीं पाओगे, चैनल की कोई वीडियो नहीं देख पाओगे। फिर उसके बाद में भटकते रहना। वैसे आपको और भी प्लेटफार्म है ना, तो इस पर क्या होती, बदनामी होती चैनल की, और चैनल इतना अगर आगे बढ़ा तो हमारे जो भाई बंधु हैं उनके द्वारा बढ़ा है, आपके एक आध दो अराजक तत्वों के जो है द्वारा नहीं बढ़ा है। बहुत सारे लोग उसमें कमेंट करके सर जी अनसब्सक्राइब कर देंगे अगर आप ऐसे बात नहीं कर दोगे। अरे भाई कर दो, आप अनसब्सक्राइब कर दो, मेरे प्यार करने वालों की कमी नहीं है, और भाई बंधु जो मेरे होंगे वो और ज़्यादा। आप एक अनसब्सक्राइब मारोगे वो 20 सब्सक्राइब आकर के कर देंगे, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अनसब्सक्राइब कर दोगे। लेकिन ये बात मैं खुद नहीं बोलना चाहता था कि हाँ आप ऐसा करो, ये करो, वो करो, लेकिन बातचीत करना ये आप सोच रहे हो कि ये मुझको प्रॉब्लम हो रही ना, ये आप अपना भविष्य खुद ही बर्बाद कर रहे हो। और एक बात आपको खुद ही बता दूँ, ये यहाँ पर ऐसे कि दूर दराज एरिया में, अब यहीं पर बात अगर खुली गई तो आप सुन लीजिए, आपकी जीवन की वास्तविकता बता रहा हूँ कि आगे चल करके आप भले ही कुछ कर लो वो बात अलग है, लेकिन ये सोचो कि आप वहाँ से बैठ करके किसी से जो है यूट्यूब से किसी से प्रेम संबंध अपना स्थापित करके और उसको प्रगाढ़ता, उसकी प्रेम की पराकाष्ठा पर ले जाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। वो फिल्मों में केवल होता है कि हाँ साउथ का कोई हीरो होता है, वह जा करके जो है बैंकॉक में वहाँ की लड़की पटाता है, वही फ़ोन से ही, आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से। ये सब आजकल जो है ना सब होशियार हो चुका है, सब मैच्योर है। मैच्योर मतलब समझ रहे ना, सभी लोग जानकार हैं, सभी लोग जानते हैं, प्यार वार कुछ नहीं है। एक रंगीन धोखा अजय देवगन वाली वो मूवी है, उसमें आप लोग देख लीजिए वैसे ही, ठीक है। बदनाम ही होने की सारी कथा है, भारतेंदु जी ने भी कहा है, ठीक है। हालांकि चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि होता क्या है कि आप ये नहीं, आप अपने आसपास देख लो, किसी से प्रेम कर लो, अपनी क्लास में पढ़ रहे हो ऑफलाइन बैच में, वहाँ पर कर लो जो कुछ करना है,
कोई ज़रूरी है कि आप पूरी दुनिया को दिखाओ कि मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो एक प्रकार से जो है बना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरे तरीके से। अब क्या किसी ने सोचा था आज के 2014 से पहले किसी ने सोचा था कि यूट्यूब पर कोई व्यक्ति पढ़ाएगा, यूट्यूब पर लेक्चर्स होंगे, इस प्रकार से सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। ऑफलाइन ही बैच चलते थे, लोग इसे पढ़ाते थे। आजकल शिक्षा का इतना प्रसार प्रचार हो रहा है, तो उसमें आप शिक्षा की गति को धूमिल ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ होगा नहीं, ये बात मैं बता रहा हूँ। और ये भी बात सही है कि प्रेम जो होता है ये ठीक होता है, कोई गलत बात नहीं है प्रेम करना किसी से। अगर आप प्रेम कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन प्रेम जो होता है उसकी परिभाषा आप लोग बदल करके जो है प्रेम करते हो ना, ये गलत बात है। प्रेम गलत नहीं है, प्रेम करने वाले आज के गलत हैं, ये बात भी आप ध्यान सुनिएगा। तो ये आप अपने जीवन में उतारिए। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जब आप कोई जो बहुत सारे टीचर होते हैं समझाते हैं कि पहले अपनी जीवन से कर लो, लाइफ बना लो, उसके बाद में प्रेम करते रहना। और ये बात भी सच है कि जब आप लाइफ बनाने के चक्कर में रहोगे तो फिर प्रेम आप नहीं कर पाओगे। ये बात भी तय है एकदम से कि तब आप वो जो है जो प्रेम आपको उस समय था वो आप नहीं कर पाओगे। वो बिल्कुल धरी धराई बात है, क्योंकि जो जिसको आप उस समय चाह रहे होगे वो दोबारा फिर मतलब आपके समय नहीं होगा। ये कई प्रकार की बातें हैं, इसके कई पहलू हैं इन सभी चीज़ों की, किसी दिन चर्चा करेंगे। हालांकि ये उतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं था जिस पर मैं इतना ज़्यादा बहस करूं। चलिए बात करते हैं। भुगतान संतुलन हो गया आपका। भारत में केंद्र सरकार के आय के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए। एक दिन कहेंगे तो इसी पर बहस कर देंगे लगभग 1-2 घंटे, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी की सारी बातें, पूरे जीवन की सच्चाई क्या है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। ठीक है, ये प्रेम क्या है? एक यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र है और इसको आप लोग बदनाम करने में लगे हो। तो बदनाम ना करो भाई, उसको जैसा है वैसे रहने दो। चलिए, तो भारत में केंद्र सरकार के आय के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम। पहला स्रोत तो है क्या भाई? उत्पाद कर। जो उत्पाद कर होता है इसके द्वारा करने वाला उत्पाद कर क्या है? किसी देश में उपस्थित वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है, चाहे किसी फैक्ट्री पर हो या किसी वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम उत्पाद शुल्क कहते हैं। कंपनियां कोई उत्पाद बनाती हैं, उन उत्पादों को पब्लिक में बेचती हैं, बेचने के पहले ही उन पर टैक्स लगा दिया जाता है कि हाँ ये 3 की बनी है, 1 रुपया टैक्स 4 हो गया, और 5 रुपये में आप बेच दीजिए, 1 रुपया मुनाफा ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से टैक्स होता है। कौन सा टैक्स है? ये उत्पाद टैक्स है। दूसरा टैक्स सरकार को, केंद्र सरकार को कौन सा मिलता है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का मतलब क्या है भाई? दूसरा शुल्क सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है? सीमा शुल्क का मतलब होता है, ये जो सीमा शुल्क होता है या ऐसा कर होता है, इसमें क्या होता है कि देश से बाहर जाने वाले और देश के अंदर आने वाले जो माल होते हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। ये दूसरा जरिया होता है कमाने का केंद्र सरकार के। ठीक है, तीसरा जरिया कौन होता है भाई? तीसरा जरिया वो होता है जैसे आयकर। आयकर समझ रहे हैं ना? आयकर मतलब होता है कि जो कर किसी व्यक्ति या फिर संयुक्त परिवार या कोई कंपनी वगैरह है, यानी फर्म कोई है या फिर कोई कंपनी की वार्षिक आय है, तो उन पर लगाया जाता है, उसे हम आयकर कहते हैं। चौथा कर इस प्रकार का कर होता है जिसको हम निगम कर के नाम से जानते हैं। निगम कर क्या होता है? तो कंपनियों की आयों पर लगाए जाने वाले कर को, जो कंपनियों की आय होती है, कितना आय आती है कंपनी की, तो उसके आय के अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाते हैं। तो वो टैक्स कौन सा होता है? वो निगम कर होता है। कौन कौन से कर? पहला कर उत्पाद कर, दूसरा कर सीमा कर यानी सीमा शुल्क, तीसरा आय कर और चौथा निगम कर। ओके, क्या? उत्पाद कर, सीमा कर, आय कर और निगम कर। ये 4 प्रकार के कर के द्वारा केंद्र सरकार क्या करती है? रुपया कमाती है, यानी कि आय के प्रमुख स्रोत हैं केंद्र सरकार के, यही होता है। ओके, ये क्लियर हो गई बातें, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रोफेसर रिकार्डो ने प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो प्रोफेसर रिकार्डो ने प्रतिपादित किया था। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। निश्चित तौर पर इतने प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय से आने थे और ये हमने बता दिए। आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सभी प्रश्न देखिएगा, करने हैं खंडवाक्य यानी 200 शब्दों में लिखने हैं, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है, सापेक्ष एवं निरपेक्ष कर देय क्षमता का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या? सापेक्ष एवं निरपेक्ष कर देय क्षमता। कर देय क्षमता क्या होती है भाई? कर देय क्षमता को कहते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी। टैक्सेबल कैपेसिटी को फिंडले सिराज महोदय हैं वो परिभाषित करते हुए कहते हैं
कि यह करदान क्षमता जो होती है उत्पत्ति का उस न्यूनतम उपभोग पर प्राधिक्य होता है जो उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है और यदि लोगों का जीवन स्तर पूर्ववत रहे तो। जबकि डी फ्रेजर महोदय कहते हैं कि करदान क्षमता वह सीमा होती है जबकि करदाताओं को कर देने के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़े। तो कर देय क्षमता क्या होती है? कर देय क्षमता किसी देश में राष्ट्रीय आय का वह उचित भाग होता है जिसका प्रयोग सरकार क्या करती है? अपने आय के एक साधन के रूप में देश के रूप में उत्पादन एवं आर्थिक अस्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आर्थिक विकास की वांछित गति होती है उसमें भी कोई बाधा डाले बिना कर सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? कर देय क्षमता यानी टैक्सेबल कैपेसिटी। ओके, ये समझ में आ गई। कर देय क्षमता के कई सारे तत्व होते हैं। पहला होता है कि देय धन में निर्धारक तत्व होते हैं कई सारे ना, जैसे पहला है देय धन में देय धन और संपत्ति का वितरण। दूसरा होता है कि देश की राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात कैसा है। तीसरी बात है कि करदाताओं की मनोवृत्ति कैसी है। चौथी बात है कि आय की स्थिरता। पांचवा है देश के विकास का सत्व। ये तमाम सारी चीज़ें। ओके, तो अच्छा, प्रश्न क्या है कि सापेक्ष एवं निरपेक्ष कर देय क्षमता का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कर देय क्षमता, सापेक्ष कर देय क्षमता क्या है? सापेक्ष आप लिखेंगे कि सापेक्ष करदान क्षमता से आशय करदान क्षमता के उस अनुपात से होता है जिसके अनुसार कर भार को विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। डाल्टन महोदय इसी को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सापेक्ष करदान क्षमता में यह देखना होता है कि समान व्यय के लिए दो या अधिक समुदायों को किस अनुपात में करारोपण अंश मतलब कि द्वारा अंशदान करना चाहिए। मतलब कि जो है समान व्यय के लिए दुई या फिर दो समुदाय है या दो से अधिक समुदाय हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं, दो से अधिक राज्य हैं, तो उनके अनुपात के बारे में यहाँ पर करारोपण करने के लिए किस किस अनुपात में लोग कर देंगे ये सेट किया जाता है। ओके, तो ये होता है आपका सापेक्ष कर देय क्षमता। अब निरपेक्ष कर देय क्षमता क्या होती है? निरपेक्ष कर देय क्षमता को कुछ विचारकों ने क्या कहा है? इसे करारोपण की आर्थिक सीमा कहा है। क्या कहा है? तो कर देय निरपेक्ष क्षमता को कुछ लोगों ने करारोपण की आर्थिक सीमा कहा है और कुछ लोगों ने मोड क्षमता भी कहा, यानी कि जो है डिवर्जन कैपेसिटी के नाम से कहा है। ओके, तो सामान्य भाषा में अगर बात की जाए निरपेक्ष करदान क्षमता की, तो उसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय आय के उस भाग से होता है। इसका मतलब किसके? राष्ट्रीय आय के उस भाग से निरपेक्ष कर देय क्षमता का आशय होता है जो किसी देश की सरकार उत्पादन और कार्यकुशलता पर अनुचित प्रभाव डाले बिना या फिर उसके जो है डाले बिना कर के रूप में ले सकती है। उसे हम क्या कहते हैं कि उसकी जो कार्यकुशलता जो है या फिर जो उत्पादन है उस पर कोई अनुचित प्रभाव ना पड़े, उचित प्रभाव पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कर लिया जाता है उसी को हम निरपेक्ष कर देय क्षमता कहते हैं। सर जोसिया स्टाम्प कहती हैं इस बात को लेकर के क्या कहते हैं कि करदान क्षमता कुल उत्पादन में से जनसंख्या को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर रखने के लिए आवश्यक धन को घटाने से क्या होता है? प्राप्त शेष होता है। ओके, तो सरल रूप में अगर इस परिभाषा की बात की जाए तो गणितीय समीकरण के रूप में अधिक सरल तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। करदान क्षमता बराबर क्या होता है? करदान क्षमता बराबर होता है कुल उत्पाद माइनस जनसंख्या के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के लिए आवश्यक राशि। यानी कि जब हम कुल उत्पाद कोई चीज़ है, करदान क्षमता बराबर होता है कुल उत्पाद आपने कितना किया, तो कुल उत्पाद आपने कितना किया उसके हिसाब से जनसंख्या न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के लिए आवश्यक राशि कितनी है। तो जनसंख्या के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के लिए जो न्यूनतम राशि होती ताकि जो जनसंख्या लोग का जीवन निर्वाह हो सके कम से कम रुपयों में, उसको जब हम कुल उत्पाद से घटा देते हैं, यानी कि कुल उत्पाद जो हुआ है उससे जब हम उतना पैसा घटा देते हैं जिससे कि जनसंख्या का जीवन निर्वाह हो सके सही तरीके से, उसके बाद में जो बची राशि होती है उसको हम करदान क्षमता कहते हैं। पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय सार्वजनिक ऋण की विशेषताएं बताइए। भारतीय सार्वजनिक ऋण की विशेषताएं बताइए। भाई बढ़िया प्रश्न है आपके समक्ष।
तो पहली विशेषता ये है भारतीय सार्वजनिक ऋण का, पहली विशेषता क्या है भाई, पहली विशेषता कि भारतीय सार्वजनिक ऋण का प्रारंभ जो होता है आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही हो जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंत के समय में अर्थात आप देखेंगे 1860 ईस्वी में भारतीय लोक ऋण की राशि लगभग 10 करोड़ पाउंड थी। ओके, तो भारतीय सार्वजनिक ऋण की जो विशेषताएं, पहली विशेषता है कि भारतीय सार्वजनिक ऋण का प्रारंभ। ओके, दूसरी विशेषता इसकी होती है उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार ने जो भी ऋण लिए हैं उनका 75% भाग उत्पादक कार्यों में लगाया जाएगा, और जिससे क्या होगा कि देश के उत्पादन और कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, इन सभी में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और इन ऋणों का भुगतान सरलता से हो सकेगा। तो ये दूसरी विशेषता इसकी है। तीसरी विशेषता की अगर बात की जाए, तीसरी विशेषता है कि भारतीय लोक ऋण में निरंतर वृद्धि, यानी कि आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 ईस्वी से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की का जो है श्री गणेश होता है, पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं और विभिन्न विकास योजनाओं पर बहुत धन व्यय किया जा रहा है और इस कारण से भारतीय लोक ऋण निरंतर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ जा रहा है लगातार। चौथी विशेषता इसकी ये है कि भारतीय लोक ऋण के स्रोत, यानी आप देखेंगे भारतीय लोक ऋण के क्या क्या स्रोत हैं, आंतरिक भी स्रोत हैं और बाह्य भी स्रोत हैं। ओके, पांचवी बात है कि डॉलर ऋणों में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, डॉलर ऋणों में वृद्धि हो रही है। आप देखेंगे कि आधुनिक समय में भारत के लोक ऋणों में स्टर्लिंग ऋणों में निरंतर क्या हो रही, कमी, तथा डॉलर ऋणों में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। इसका कारण ये है कि भारत सरकार ने डॉलर क्षेत्रों में मशीनों और संयंत्रों और कच्ची सामग्री का आयात किया है। तो ये छठवीं विशेषता इसकी ये है भाई, छठवीं विशेषता लिखेंगे कि आंतरिक ऋणों में अल्प बचतों का विशेष महत्व, ये भी एक विशेषता किसकी, भारतीय सार्वजनिक ऋण की। सातवीं विशेषता इसकी है कि विदेशी ऋण की मात्रा का बढ़ना। तो ये भी विशेषता एक प्रकार से निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का आपसे करा कराघात एवं करापात में अंतर स्पष्ट कीजिए। कराघात क्या होता है और करापात क्या होता है। बात की जाए अगर कराघात की, तो कराघात को परिभाषित करते हुए एक व्यक्ति हैं डाल्टन, तो डॉक्टर डाल्टन कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधिक निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कर का भार उन लोगों पर होता है जो उसके प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को वहन करते हैं, इसी को हम करापात कहते हैं। तो करापात का मतलब होता है, करापात से आशय अंतिम रूप से कर के भार को वहन करने से होता है। करापात की आप देखेंगे तो और भी परिभाषाएं लोगों ने दी, जैसे कि प्रोफेसर एडम्स कहते हैं कि करों के भार का अभिप्राय उसके भुगतान के पड़ने के अंतिम स्थान से होता है, यानी कि कितना पड़ा लास्ट वाला। ओके, ये चीज़ है। मान लो अगर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ, मान लो कि कपड़े के उत्पादन पर एक कर लगाया जाता है, ठीक है, और इस कर का भुगतान कपड़ा निर्माताओं के द्वारा किया जाएगा। अतः कराघात जो होता है, यानी कि इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, कराघात माने क्या होता है, इम्पैक्ट। ओके, और करापात माने क्या होता है, इंसिडेंस। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से दोनों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो एक कपड़ा है, उस पर उत्पादन कर लगाया जाता है, ओके, और भुगतान कपड़ा निर्माताओं द्वारा किया जाता है। अब क्या होगा, तो कराघात कपड़ा निर्माताओं पर पड़ेगा। कराघात किस पर पड़ेगा, जो कपड़ा जिसने बनाया है उस पर कराघात पड़ेगा। किंतु यदि कपड़ा निर्माता कपड़े का मूल्य बढ़ करके उपभोक्ताओं से कर वसूल करने में सफल हो जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि कपड़ा निर्माता कर के भार को उपभोक्ताओं पर विवर्तित करने से सफल हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में करापात यानी इंसिडेंस उपभोक्ताओं पर जो है पड़ा माना जाएगा। मतलब ये है, आप समझिए कि 10 रुपये का मान लेते कोनो साबुन है, 10 रुपये का घड़ी साबुन मान लेते हैं, ठीक है। अब 10 रुपये का घड़ी साबुन मान लेते हैं आपने खरीदा। अब होगा क्या कि 10 रुपये, अब 8 रुपये मान लेते हैं उसको बनाने में लगा था घड़ी साबुन को कंपनी वाले ने। अब उसने क्या किया कि जो है सरकार ने कहा कि 1 रुपये में टैक्स लूँगा इस पर। तो जो 1 रुपया टैक्स लगा वो कराघात है। वो क्या है, वो इम्पैक्ट है। क्या है, इम्पैक्ट है, यानी कि कराघात है। समझ में आ गई बातें। तो कराघात फर्स्ट जो कर लगता है किसी उत्पाद पर, उत्पाद कर जो लगता है, जो सरकार लेती है, किससे, उत्पाद बनाने वाले से लेती है, उसको कराघात कहते हैं, यानी इम्पैक्ट। और इंसिडेंस की बात की यानी करापात की, तो करापात
वह कर होता है जिस पे क्या होता है कि आपने क्या किया कि 9 रुपये हो गए। अब क्या करेगा, जो घड़ी साबुना वाला था वो कहेगा 1 रुपया तो हमने 8 रुपये लागत लगी थी, 1 रुपया हमने सरकार को दे दिया, तो अब 9 में बेचेंगे तो कहेगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो कहा अच्छा 1 रुपया और बढ़ाए दो भाई, तो 1 रुपया जब और बढ़ाए दीसू तो 10 रुपये का साबुना वह बिकाए लाग। अब जब 10 रुपये का साबुना बिकाए लागा तो आप सोचो कि 1 रुपया किसको मिल रहा है, 1 रुपया कंपनी वालों को मुनाफा मिल रहा है, लेकिन 1 रुपये बाद दे कौन रहा है, जनता दे रही है ना। तो जनता के द्वारा जो साबुन बनाया है उसको जो 1 रुपया मिल रहा है, ये इंसिडेंस है, अर्थात ये करापात है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो करापात और कराघात आपकी समझ में आ गई है बातें। आइए हम इन दोनों के बीच में अंतर को समझ लेते हैं। पहला अंतर यह है कि कराघात कर के प्रारंभिक भार को प्रकट करता है, जबकि करापात अंतिम भार को। दूसरा अंतर इसका यह है कि कराघात के बाद कर विवर्तन की संभावना रहती है, किंतु करापात के बाद ऐसी कोई संभावना नहीं रहती है। तीसरी बात यानी जब मनई खा लेगा ना, जैसे कि आदमी साबुन लिया और कपड़ा धुल लिया, उसके बाद में कौन सा टैक्स लगा दोगे, तो यही होता है कि विवर्तन वाला जो बताया। तीसरी इसकी विशेषता अंतर यह है भाई कि कराघात जो होता है, कराघात का अनुभव कर देते ही हो जाता है, अनुभव कर देते ही हो जाता है, ठीक है। और परंतु जो करापात होता है उसका अनुभव तभी होता है जब कर अंतिम रूप से टिक जाए। चौथा इसका अंतर आप लिख सकते हो कि कराघात संबंधी व्यक्ति का नाम सरकार की करदाताओं की सूची में होता है, किंतु करापात संबंधी व्यक्ति का नाम सरकारी सूची में होना अनिवार्य नहीं होता है। पांचवा अंतर आप लिख सकते हो कि कराघात से बचना कानून का उल्लंघन करना है, जबकि करदाता से बचने के लिए प्रयास करना वैधानिक है, ठीक है। छठवीं बात इसकी, छठवां अंतर ये है कि कराघात से आशय सरकार को दिए गए राशि के मौद्रिक भुगतान से होता है, जबकि करापात से अभिप्राय कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से होता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि कर क्या होता है। ओके, कराघात और करापात के बारे में हमने बता दिया। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बजट का आशय और विशेषताएं बताइए। तो बजट का आशय तो हमने बता दिया था, बजट के बारे में बता दिया था। बजट के बारे में वैसे बजट सुन लीजिए क्या होता है। बजट जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, बजट फ्रेंच शब्द है। कौन? तो बजट अंग्रेजी का शब्द है जो कि फ्रेंच शब्द से बना है। और फ्रेंच शब्द कौन सा? बजटे। बजटे की स्पेलिंग क्या होती है? BOUDGETTE, ये होता है बजटे की स्पेलिंग। और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिससे बना क्या अंग्रेजी का बजट, यानी कि BUDGET, ये है बजट। तो ये बना है अंग्रेजी भाषा का शब्द किससे? बजटे से, जो कि फ्रेंच भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है? एक छोटे थैले के रूप में होता है। चमड़े का थैला बोला जाता है, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक बजट जो होता है एक प्रकार का प्रशुल्क योजना होती है जिसके द्वारा व्यय को आय से संतुलित किया जाता है। ऐसा बताया किसने? प्रोफेसर किंग ने। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी, हमने बता दिया था। स्टॉर्न महोदय कहते हैं कि सरकार का बजट एक ऐसा पत्र होता है या प्रपत्र होता है जिसमें लोक आगमन और लोक व्यय की क्या होती है? एक स्वीकृत प्रारंभिक योजना होती है। लोक आगमन मतलब होता है कि कितना जो है वित्त, मतलब कि कितना जो है प्रॉफिट, और मतलब कि कितना हमको कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये इसका स्वीकृत प्रारंभिक योजना होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। बजट की विशेषताओं को सुन लीजिए। पहली विशेषता बजट की ये है कि भाई बजट जो होता है एक विवरण होता है ये। ओके, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि बजट का आधार नकद राशि होती, मतलब की होती है। तीसरी बात ये होती है कि इसमें अनुमानित आय तथा व्यय के आंकड़े दिए होते हैं। चौथी इसकी विशेषता ये होती है कि यह एक निश्चित अवधि, यानी कि सामान्यतः अगर बात की जाए तो 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ओके, और सामान्यतः आय व्यय की मदें 2 प्रकार की होती हैं, एक पूंजीगत मदें और एक आयात मदें। ठीक। और पांचवी विशेषता इसकी ये होती है कि यह उन विधियों को निर्धारित करता है जिसके आधार पर आय का संग्रहण तथा व्यय का क्या होता है? प्रशासन क्रियान्वित होता है। छठवीं विशेषता इसकी है मेरे भाई कि इसे किसी अधिकारी विशेष से स्वीकृत कराना आवश्यक होता है। तो ये कई प्रकार की विशेषता इसकी थी जो कि हमने आपको बता दी। अब आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत व्यय में क्या अंतर होता है? सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत व्यय में क्या अंतर होता है? तो पहला अंतर लिखिएगा सभी लोग फटाफट से, बड़ी तेज़ी के साथ हम बढ़ेंगे क्योंकि समय मेरे पास है नहीं। पहला अंतर इसका ये है कि आय और व्यय का समायोजन जो होता है, पहला अंतर।
ओके। दूसरा अंतर उद्देश्य की दृष्टि से होता है, यानी कि व्यक्तिगत व्यय का उद्देश्य सीमित होता है और उसका व्यय निजी स्वार्थ से प्रेरित होता है, जबकि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या किसी वर्ग के लाभ को दृष्टि में रख करके नहीं निर्धारित किया जाता है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, इसके लिए किया जाता है। तीसरा उद्देश्य इसका तीसरा अंतर यह है मितव्ययिता की दृष्टि से, यानी कि व्यक्तिगत व्यय सदैव मितव्ययितापूर्ण होता है, जबकि सार्वजनिक व्यय क्या होता है, मितव्ययितापूर्ण नहीं होता है। उसमें जो है व्यक्तिगत व्यय कम खर्चीला होता है और वो ज़्यादा खर्चीला होता है। ठीक है। लोच को लेकर के चौथा अंतर है। चौथा अंतर क्या है कि व्यक्ति व्यय के लोच का गुण अधिक होता है, अर्थात वह अपने व्यय में सफलतापूर्वक परिवर्तन कर सकता है। सार्वजनिक व्यय में अपेक्षाकृत कम लोच पाई जाती है, इसलिए उसमें बहुत और बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सरकारी व्यय में परिवर्तन यदि करना भी होता है तो उससे उच्चाधिकारियों की पूर्वनुमति पहले से ली जाती है। ओके, तो ये लोच माने होता है परिवर्तन करने के बाद। ठीक है, तो ये क्रिया चीज़ें हो गई। नियंत्रण को लेकर के इसका अंतर, पांचवा अंतर लिख लीजिएगा। पांचवा अंतर है इसका मतलब कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत व्यय का, यानी लोक व्यय और निजी व्यय का अंतर क्या है। व्यक्तिगत व्यय जो होता है उस पर व्यक्तियों का अपना पूर्ण नियंत्रण होता है, जिस व्यक्ति का होगा, और सार्वजनिक व्यय जो होता है उस पर सरकारी अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है, बल्कि उस पर संसद एवं मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है। ओके। छठवां इसका अंतर ये है कि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भी अंतर है। क्या अंतर है कि व्यक्तिगत व्यय का कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। कुछ इन्हें मतलब कि कुछ गिने आप देखेंगे इन्हें गिने जो है मर्दों पर ही कोई व्यय कर सकता है, सॉरी मदों पर, क्या मुँह से दूसरा कुछ निकल गया, चलिए। तो कुछ जो मद होती है, मदें समझ रहे हैं ना, तो उसी तो कुछ जो व्यय होता है, कुछ कार्यक्षेत्र जो व्यक्तिगत व्यय होता है वो कुछ ही कहीं ना कहीं पे क्या होता है, अत्यंत सीमित होता है। कुछ ही गिने चुने मदों पर ही व्यय किया जाता है, जबकि सार्वजनिक व्यय जो होता है उसका कार्यक्षेत्र अत्यंत बड़ा होता है, यानी कि विस्तृत होता है। तो इसका अंतर हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और करके अर्थ विकसित देशों के राजकोषीय नीति की सीमाएं बताइए। प्रश्न अच्छा है, अर्ध विकसित देशों की राजकोषीय नीति की सीमाएं कौन कौन सी हैं। पहली सीमाएं आप देखेंगे, अगर अर्ध विकसित या विकासशील राष्ट्रों के अधिक विकास के कार्यक्रमों में राजकोषीय नीति जो है एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है, लेकिन इन देशों में राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन ने अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, और उन कठिनाइयों के बारे में मैं सीमाओं के बारे में जो है उसको बता रहा हूँ। पहली सीमा इसकी ये है, पहली सीमा है कि इन देशों में लोचपूर्ण कर प्रणाली के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। दूसरी इसकी जो है स्थिति ये है कि दूसरी सीमा इसकी ये है कि अर्ध विकसित राष्ट्रों में अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, आमौद्रिक होता है। तीसरा इसकी सीमा ये है कि इन देशों में पूर्ण एवं शुद्ध जो समंक होते हैं उन समंकों के अभाव में लोगों की आय और व्यय का ठीक से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार से इसकी सीमा या समस्या है। चौथा इसकी सीमा या समस्या क्या है कि इन देशों में राजकोषीय नीति विशेष हित रखने वाले राजनीतिक प्रभावों से प्रभावित होती है, और भारत में अभी तक कृषि आयकर न लगाना इस प्रकार का एक उदाहरण है। पांचवा इसका जो है सीमा ये है कि व्यापक अशिक्षा और अज्ञानता के कारण इन देशों की जनता सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्व को नहीं समझती है। इस कारण जनता करों से बचने का प्रयास करती है तथा बचत और उत्पादक विनियोग पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये सब कठिनाइयाँ हैं, लेकिन इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी यह सत्य है कि राजकोषीय नीति विकासशील देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर, संरक्षण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। संरक्षण की विभिन्न विधि जो है उनकी व्याख्या कीजिए। तो पहली विधि संरक्षण की कौन सी भाई, पहली विधि आपकी प्रशुल्क विधि। कौन सी है, प्रशुल्क विधि। प्रशुल्क विधि या फिर आयात कर संरक्षण का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है किसका, तो प्रशुल्क अथवा आयात कर जो होता है जो वो संरक्षण का क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय रूप होता है। प्रशुल्क का आशय निश्चित वस्तुओं पर लगाए गए आयातों से होता है। ओके, दूसरा क्या, दूसरी कौन सी विधि होती है, आयात अभ्यंस विधि होती है। तीसरी विधि आप लिख लीजिएगा, तीसरी विधि कौन सी है आपकी, आयात लाइसेंस विधि। चौथी आयात प्रतिबंध विधि, और पांचवी विनिमय नियंत्रण विधि। विनिमय नियंत्रण क्या होता है, विनिमय नियंत्रण का आशय उन उपायों से होता है जिनके द्वारा विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति जो होती है उसको प्रभावित कर विनिमय की दरों में परिवर्तन किया जाता है। ओके,
आगे समझते हैं आयात लाइसेंस क्या होता है। आयात लाइसेंस जो होता है यह संरक्षण की एक विधि होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं का एक निश्चित मात्रा में आयात और निर्यात वे ही व्यक्ति या संस्थाएं कर सकती हैं जिनके पास उसके लिए लाइसेंस है। यानी कि आप देखेंगे कि कोई मेडिकल का लाइसेंस जिसके पास है वही दुकान खोल सकता है मेडिकल का, इस प्रकार से दवाएं बेच सकता है। लाइसेंस होता है डीजल पेट्रोल का, खाद बेचने का, हर एक चीज़ का लाइसेंस होता है। ये आयात लाइसेंस विधि है। आयात प्रतिबंध विधि क्या होती है कि एक देश जो है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य अथवा नैतिक आधार पर कुछ वस्तुओं के आयात को पूर्ण रूप से क्या कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है कि हमारे देश में ये चीज़ें नहीं बिकेंगी। ओके, जैसे अमेरिका के 1930 ईस्वी के टैरिफ एक्ट ने उन देशों से पशुओं एवं मांस के आयात को नियंत्रित कर दिया था जहां पशुओं को पैर व मुंह की बीमारी थी। तो इस प्रकार से ये भी एक विधि होती है आयात संरक्षण की। ओके, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत क्या है। मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत क्या है भाई, तो आप लिखेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। मिल जो थे उनके द्वारा जो है प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत का सार जो है दिया, सार क्या है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और पारस्परिक मांग माने पारस्परिक मांग समझ लें कि पारस्परिक एक दूसरे के प्रति। ओके, समझते हैं इसको भाई। इसका मतलब ये कि दो देशों के बीच संपन्न होने वाले व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं की विनिमय दर यानी व्यापार की शर्त की अधिकतम और न्यूनतम दो सीमाएं हो सकती हैं। यह सीमाएं दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की चाहे घरेलू लागत हो उन लागत अनुपातों के अनुसार निश्चित होती हैं। विनिमय की वास्तविक दर यानी कि व्यापार की जो वास्तविक शर्त है, इन अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के बीच प्रत्येक देश को अन्य देश के उत्पादन वस्तु के लिए मांग की लोच और तीव्रता पर निर्भर करती हैं, अर्थात यह पारस्परिक मांग द्वारा प्रभावित होती हैं। तो जिस वस्तु पर दोनों देशों की पारस्परिक मांग बराबर होती है, बराबर हो जाती है, वही साम्य का बिंदु होता है तथा इसी बिंदु पर विनिमय की साम्य दर का निर्धारण होता है। तो साम्य के बिंदु पर प्रत्येक देश के निर्यातों का मूल्य उसके आयातों के कुल मूल्य के बराबर होता है और आयात भुगतान शेष साम्यावस्था में ही होता है। जब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ उतना आप मुझे देंगे, तभी ये आपका यही पारस्परिक मांग का सिद्धांत हुआ कि जितना मैं मांग रहा हूँ, जितनी मेरी डिमांड है उतनी आपकी डिमांड है उस वस्तु की। जैसे मान लेते हैं अदरक भारत में ज़्यादा हो रहा है तो भारत से निर्यात करना है, तो निर्यात हुआ उतना, हमको जो है पेट्रोल चाहिए उसके बदले में, अदरक के बदले में, तो हमारे देश में उतनी मांग होनी चाहिए पेट्रोल की जितनी मांग वहाँ पर अदरक की है। तो ये आपका पारस्परिक मांग का सिद्धांत मिल ने दिया है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 6वां नंबर प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ बताइए। 13वां वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग की क्या बताइए भाई, 13वें वित्त आयोग की प्रमुख संस्तुतियों की व्याख्या कीजिए। तो पहली जो संस्तुति थी कौन सी थी भाई, केंद्रीय करों में राज्य सरकारों का भाग, यानी कि आप देखेंगे कि विभाज्य केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 30.5% से बढ़ा करके 32% आप देखेंगे कर दिया जाए, ये इसमें कहा गया था। और भी कई चीज़ें कही गई थी कि इसके साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को 2 से 2.5% तक अतिरिक्त हिस्सा प्रदान किया जाए। विभाज्य करों एवं केंद्रीय अनुदानों को मिलाकर के केंद्रीय विभाज्य आगम में से राज्यों को मिलने वाली जो कुल राशि है वर्तमान में 37.6% से बढ़कर के 39% हो जाएगी। 5 वर्षों की अवधि में कुल राज्यों को मिलाकर के लगभग 17 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जाएंगे। इस प्रकार से चीज़ें की गई थी। दूसरा इसका जो है दूसरी संस्तुति थी कि अनुदान सहायता दी जाए। क्या अनुदान सहायता, तो 5 वर्षों की अवधि में राज्यों को कुल मिलाकर के जो है 3,18,581 करोड़ के अनुदान प्रदान करने की संस्तुति दी गई थी। इसी प्रकार से अन्य चीज़ें। तीसरी इसकी संस्तुति जो थी वो कौन सी थी, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर 12% का एक कर लगाया जाए, जिसमें 5% केंद्र और 7% राज्यों का होगा, और सभी अप्रत्यक्ष करों एवं उपकरों को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में मिला लिया जाएगा। और इस प्रकार से बातें बताई गई थी कि आयात पर यह कर लगे लेकिन निर्यातों पर इस कर से जो है मुक्ति दी जाए, ये बात भी बताई गई थी। चौथी संस्तुति इसकी ये थी कि राजकोषीय एवं आगम घाटा। ओके, 5वीं थी ऋण सीमा, 6वीं थी जो है विनिवेश, 7वीं थी आपकी आपदा निधि को लेकर के, 8वीं थी ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को लेकर के, और भी तमाम प्रकार की थी, जैसे कि राज्यों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन का अनुपालन बाध्यकारी किया जाए, ये संस्तुति की गई थी। ठीक है,
और दूसरे और भी संतुति जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कमी की जाए और फार्मूला आधारित जो आयोजना है उन अंतरणों की क्या की जाए, प्रधानता को बहाल करने के प्रयास किए जाएं। तीसरी बात मतलब की और भी इसमें बात कही गई थी कि राष्ट्रीय बचत योजनाओं में सुधार करके उन्हें बाजार से जुड़ी योजनाओं से परिवर्तित किया जाए। और कहा गया कि राजकोषीय सुधार प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र के द्वारा एक स्वतंत्र जो है समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाए। और बात कही गई कि राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को केंद्र का प्रतिनिधित्व शामिल करते हुए वैधानिक परिषद के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो इस प्रकार से कई बातें इसमें कही गई जो कि हमने आपके समक्ष कह सुनाई। ओके, तो ये हो गई इतनी चीज़ें। अब आगे बढ़ते और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा आ गया भाई? अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष बताइए। प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष कौन कौन से होते हैं। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष, पहला दोष होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, क्या होता है? प्राकृतिक संपदा का विनाश होता है। पहला दोष क्या है कि प्राकृतिक संपदा का क्या हो जाएगा भी, विनाश हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरा इसका दोष ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि वस्तुओं का निरंतर अभाव होता जाएगा। तीसरी इसकी विशेषता है मतलब कि तीसरी इसका दोष ये है कि विदेशों पर निर्भरता हम लोगों की बढ़ जाएगी। तीसरी विशेषता तीसरा दोष है ये। चौथा दोष क्या है कि विश्व युद्ध का खतरा भी बन जाता है विदेशी व्यापार से, आप देखेंगे। ठीक, पांचवा इसका क्या है भाई? पांचवा जो है इसका हानि ये है कि हानिकारक वस्तुओं का उपभोग होने लगेगा। और छठवा इसका जो है हानि ये है यानी दोष ये है कि जो है राशि पतन की नीति जो हो कहीं ना कहीं पे, तो राशि पतन की नीति भी जो है सक्रिय हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। वैसे लाभ भी कई होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, जैसे कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है, बाजार का विस्तृत क्षेत्र होता है, कच्चे माल की उपलब्धि हो जाती है, सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता हो जाती है, आर्थिक संकट भी समाप्त हो जाते हैं, तकनीकी विकास होता है, रोजगार एवं आय में वृद्धि भी होती है, और अनुसंधान कार्य भी बढ़ते हैं, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी कहीं ना कहीं पे देखेंगे आप मिलेगा, शिक्षा का प्रसार होता है, सांस्कृतिक संबंधों का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से कई विकास होते हैं, कई मतलब लाभ भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, हानियाँ भी होती हैं। तो इस प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा आपने। अब देखते हैं केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं, 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। खंड 7 यानी दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। देखें 2 प्रश्न केवल करने हैं और 5 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है सार्वजनिक वित्त से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक एवं निजी वित्त में अंतर बताइए। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा कौन सा, अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा। ओके वहीं अगला प्रश्न आप दीर्घोत्तरीय में कौन सा पढ़ सकते हो? प्रश्न है कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके प्रमुख उद्देश्य, राजकोषीय नीति का क्या, उससे क्या समझते हैं आप, उसका प्रमुख उद्देश्य पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि भारत में राज्य सरकारों की आय के साधनों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि डेविड रिकार्डो के द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक सिद्धांत के बारे में आपको बताना था, उसकी विवेचना करने को लेकर के प्रश्न था। ओके, तो इस प्रकार से ये चीज़ आपकी हो गई। निश्चित तौर पर इतने प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे। आइए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।